हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कीर्ति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेडिकोस की लाइब्रेरी। तो आज हम फिजियोलॉजी का एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम सबको पता है कि हमारी बॉडी का क्या होता है, पावर हाउस होता है। हमारी बॉडी का पावर हाउस होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी का क्या है, पावर हाउस। अब इसको पावर हाउस क्यों बुलाते हैं? इसे पावर हाउस इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि ये एनर्जी का रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी हम +2 से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब अगर मेरी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो मेरी बॉडी काम ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मेन काम ही क्या होता है? सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनसे एटीपी को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। सारे के सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे क्या करता है? ये एटीपीज को एक्सट्रैक्ट कर देता है। और इसकी जो शेप है वो वेरिएबल होती है, वो वेरी करती रहती है। ठीक है। मतलब शेप इसकी कैसी है? वेरिएबल है। ठीक है। अगर नेक्स्ट में बात करूं इसके साइज की, तो इसका साइज कितना है माइटोकॉन्ड्रिया का? नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। नैनोमीटर हमें पता है, नैनोमीटर 10⁻⁹ इन डियामीटर्स। ठीक है। तो इसका जो नैनोमीटर है वो कितना होता है? इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? नैनोमीटर में होता है। पावर हाउस है, एटीपी रिलीज करेगा। और इसका जो शेप है, अगर शेप की मैं बात करूं तो इसका शेप जो है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड। इलोंगेटेड शेप होता है। आपको देखा हुआ ऐसे डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। और अंदर भी क्या है? इसकी डबल मेम्ब्रेन आपको लेयर देखने को मिलती है जिसे हम सिस्टर्ना बुलाते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या बुलाते हैं? सिस्टर्नास बुलाते हैं, है ना। ठीक है। तो ये मेरा कैसा स्ट्रक्चर है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके अगर जो ये जो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रही हूँ, तो ये जो मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है किस चीज की? ये जो डबल मेम्ब्रेन है बच्चे, ये मेरी वही सेम जो हमने सेल वाले चैप्टर के अंदर किया था, बाइलेयर है। बाइलेयर किसकी है? लिपिड की। और अंदर वाली जो है वो क्या है? प्रोटीन लेयर है। क्या है? प्रोटीन लेयर। अब प्रोटीन लेयर भी दो हैं इसके अंदर। ठीक है। एक कौन सी है? आउटर, और एक है इनर। प्रोटीन लेयर्स भी कितनी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? दो हैं। एक इनर लेयर है, एक आउटर लेयर है। चलिए देखते हैं अब इनर लेयर और आउटर लेयर करती क्या है। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा। और वैसे भी बेसिक रिवीजन है ये, जस्ट हमारे यूनिट नंबर 1 फिजियोलॉजी की। ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, प्रोटीन वाली इनर मेम्ब्रेन जो है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर मेरा एक एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम्स होते हैं? ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं। ऑक्सीडेज एंजाइम्स होते हैं इनर लेयर के अंदर। ठीक है। जो कि कहाँ होते हैं? हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो मैट्रिक्स है, हमने पहले भी पढ़ा था। जितने भी हमारे सेल की ऑर्गेनालीज हैं उन सबके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है प्रेजेंट, उसके अंदर हमारे एंजाइम्स हैं। जो कि कौन सा एंजाइम है? पहला ऑक्सीडेज एंजाइम है। ठीक है। अब ये क्या करेगा? डिसॉल्व्ड एंजाइम्स जो हमारे डिसॉल्व्ड एंजाइम्स हैं जो हमारे कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब वो क्या करेंगे? डिसॉल्व्ड एंजाइम्स प्लस ऑक्सीडेज एंजाइम, ये दोनों क्या करेंगे? डिसॉल्व एंजाइम प्लस ऑक्सीडेज एंजाइम्स, ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों मिलके एक्सट्रैक्ट करेंगे एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। व्हाट दे विल डू? दे विल एक्सट्रैक्ट द न्यूट्रिएंट्स, extract the nutrients from extract the nutrients from the nutrients, extract the ATP from the nutrients। न्यूट्रिएंट तो ऑलरेडी हम ले ही रहे हैं ना, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर से ही एटीपीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। बेसिकली वो ही हमारा एनर्जी का जो है वो यूनिट है। अब एटीपी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एटीपी की जरूरत होती है। ठीक है। तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी किस चीज की जरूरत है? एनर्जी की जरूरत है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब जब ये इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को एटीपी से, तो ये प्रोडक्ट में क्या देगा हमें, है ना?
तो ये प्रोडक्ट्स में ये दोनों के दोनों एंजाइम हमें प्रोडक्ट में क्या देंगे, प्रोडक्ट इसका निकलेगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. Carbon dioxide, water and energy. Energy we already know that it is in the form of ATP and high amount of energy is released when they are extracting ATPs from the nutrients. Okay, I hope इतना आपको समझ में आ गया होगा. माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिक काम ये है और उसके बाद क्या होता है कि वो ATP को ट्रांसपोर्ट करने लग जाता है. ठीक है, तो इसके बाद इसका एनर्जी रिलीज करने के बाद क्या करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा. ट्रांसपोर्ट ATPs. ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये पावर हाउस होता है. अब एक सेल के अंदर क्या, अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो एक सेल के अंदर क्या चाहिए, हमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारी एनर्जी को क्या कराना है, एक्सट्रैक्ट करवाना है. ठीक है, तो एक सेल के अंदर कितने सारे ATPs होते हैं, बहुत सारे ATPs होते हैं. अगर मैं बात कर रही थी किसकी, कि एक सेल के अंदर कितने सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इन द सेल बिकॉज वी नीड मल्टीपल ऑफ ATPs टू डू सम वर्क. हमें एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए. तो अगर एक सेल के अंदर सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे. देयर आर मल्टीपल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर प्रेजेंट इन द सेल. तो ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ. यहाँ पर जो मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो नेचर है वो कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेचर है वो कैसा है, वो सेल्फ रेप्लिकेटिव है. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कैसा है बेटा, सेल्फ रेप्लिकेटिव. मतलब कि खुद से ही क्या हो जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा, दूसरे से तीसरा बनते रहते हैं. ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता भी क्या है बेटा, DNA होता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है. आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा. तो चलिए एक और सेल ऑर्गेनेली की तरफ चल पड़ते हैं. ठीक है, आप प्लीज साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि मुझे बोर्ड पे बार बार बोर्ड को मिटाना पड़ता है. अब हम पढ़ेंगे एक और ऑर्गेनेली जो है बेसिकली क्या, हमारे फिलामेंट्स होते हैं जिसका नाम है सेल का जो है साइटोस्केलेटन. ठीक है, जो क्या है हमारी बॉडी के साइटोस्केलेटन. अब हमने साइटोस्केलेटन्स की पहले भी थोड़ी सी बात करी हुई है. साइटोस्केलेटन्स क्या होते हैं, अब जैसे मेरी बॉडी का अगर स्केलेटन है तो मेरी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, एक शेप और एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है. अगर मैं सेल के साइटोस्केलेटन की मैं बात करूं, सेल का जो साइटोस्केलेटन है वो क्या करता है, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, अगर ये साइटोस्केलेटन नहीं होगा तो मेरा जो सेल होगा वो अमीबा जैसा हो जाएगा, है ना. तो सेल के अंदर जो ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स. ठीक है, फिब्रिल ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके फॉर्म में होता है. अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मेरा अगर ये साइटोप्लाज्म है प्रेजेंट तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये इलास्टिन है ना, इसमें क्या होगा, इलास्टिसिटी भी होगी जो क्या करेगी, सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगी और सेल को एक शेप प्रोवाइड करेगी. आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि ट्यूब्यूल्स होते हैं, होते क्या है बेसिकली, ये होते हैं मेरे फिब्रिलर प्रोटीन्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, मैंने बताया आपको क्या होते हैं, ये मेरे प्रोटीन्स होते हैं बेटा. ठीक है, और ये क्या करते हैं, हमें एक फिलामेंटस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, अब इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका काम होता है ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, और इनको सिंथेसाइज कौन करता है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं क्योंकि मैंने बताया फिब्रिलर प्रोटीन है. क्या करेंगे, ये प्रोटीन की तरह एक्ट करेंगे और प्रोटीन्स हमें पता है कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है. और ये बनाता कौन है, राइबोसोम्स. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो कौन बनाएगा, वो राइबोसोम्स बनाएगा. ठीक है, और इसको हम बुलाएंगे क्या, फिब्रिलर प्रोटीन्स बुलाएंगे क्योंकि ये फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है सेल को. और क्या प्रोवाइड करता है, सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. अगर मैं बात करूं, अब एक हमारे जो मसल्स हैं उनकी मैं अगर बात करूं तो मसल्स में हमें पता है एक्टिन और मायोसिन होते हैं. ठीक है, एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, सेल को इलास्टिक, अब देखो मैं अपनी मसल्स को मूव कर पा रही हूँ, बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी मूव कर पा रही हूँ. ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन के जो फिलामेंट्स हैं वो भी ऐसे ही साइटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट
बाहर की तरफ जो है सेल के वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बुलाते हैं, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेरा अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा हुआ है और ये मेरे जो फिब्रिलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये मेरे को शेप प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसको मैं क्या बुलाऊंगी बेटा, एक्टोप्लाज्म बुलाऊंगी, इसको मैं क्या बुलाऊंगी, एक्टोप्लाज्म। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात कर रही थी किसकी, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ये बहुत कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होते हैं, है ना, क्या करते रहते हैं, शेप को अपनी को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। पर एक हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल के अंदर जो अपनी जो फिक्स्ड होते हैं, जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते। ये तो हमारे एक मायोसिन सेल और उसमें मसल सेल्स में आ गया। अगर एक और मैं साइटोस्केलेटन में ही बात करूं अगर किसी की, तो ये मेरे क्या है बेटा, फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर है। इनको मैं क्या बुलाती हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स बुलाती हूँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स बुलाती हूँ। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो बेटा वो स्टिफ इन नेचर होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्टिफ इन नेचर होते हैं। वो क्या होता है, वो बिल्कुल भी मोल्ड नहीं होते, ठीक है। इसीलिए अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टिफ फिलामेंट कंपोज्ड ऑफ पॉलीमराइज्ड ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल, और इतना ये स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है, स्टिफ होता है, इसीलिए हम इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स बुलाते हैं। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस लेक्चर में सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोस्केलेटन का थोड़ा सा पार्ट हमने किया है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम न्यूक्लियस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम सारा का सारा बीएससी नर्सिंग, एमएलटी, बीडीएस, इन सब का जो टॉपिक वाइज सिलेबस है वो धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।